ओके, सो वंस अगेन चालू करने के पहले बीच बीच में मैं जब टॉपिक्स थोड़ा कंप्लीट हो जाते हैं तो आई टेंड टू समराइज द टॉपिक बाय वे ऑफ ऑडियो समरी ऑफ द टॉपिक। उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए द डिवाइस इज दैट एक नंबर है, वो आप लोग को उस नंबर सेव करना है SSCI के नाम से। वो नंबर से ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनेगा, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, ठीक है। इट इज़ नॉट अ व्हाट्सएप ग्रुप, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, जिससे कि मैं जब भी कम्युनिकेट करना चाहूँ आई विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। तो वो नंबर जो आप लोग को सेव करना है वो है 9674006244 9674006244 6244, ठीक है। तो ये नंबर आप सेव कर लेंगे तो इन दैट केस वो ग्रुप शायद इस वीक के एंड तक बन जाएगा। सो आई विल बी एबल टू कम्युनिकेट वेन एवर आई वॉन्ट टू द समरी, या फिर क्लास में कुछ डिस्कशन था जो मेरे को लगता है ऐड करना है कुछ उसके बारे में, तो ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ यहाँ के स्टूडेंट्स एज वेल एज बाहर जो कर रहे हैं वो लोग के लिए भी, ठीक है। तो हम लोग सेंटर वाइज ग्रुप बना लेते हैं। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। दिस वॉज द फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू C1 डिवाइड बाय I माइनस G। अब एग्जाम्पल है द स्टॉक ऑफ X लिमिटेड, the stock of X limited, the stock of X limited, it's presently trading at 720 full stop. It is expected to pay dividend of 60 next year. It is expected to pay dividend of 60 next year. Full stop. This is expected to grow. This is expected to grow at 4% per annum forever. 4% per annum forever. Full stop. Required rate of return is 12% per annum. Full stop. Calculate IV0 and give your investment advice. Calculate IV0 and give your investment advice. ये सब चीज DCF चल रहा है, ये पता होगा। बॉन्ड है तो बॉन्ड में जो मिलने वाला उसको टानते हैं, स्टॉक है तो स्टॉक से जो मिलने वाला उसको पुल करना है। इट्स ऑल DCF गोइंग ऑन। वैसे स्टॉक्स जब करेंगे अपने तो इस मेथड को बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, DDM, बिकॉज आप क्या चीज को पुल कर रहे हो, डिविडेंड को। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वर्ड आपको IPCC का भी सुना हुआ याद आ रहा होगा, ठीक है। DDM यूज्ड टू बी अ वर्ड इन IPCC ऑल्सो इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। खैर आपके लिए ये सब क्या है, DCF, जो मिलने वाला उसको पुल करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार वर्बली कर ले। नेक्स्ट कैश फ्लो क्या है, 60, और वो ग्रो करेगा जिंदगी भर, तो फॉर्मूला है 60 बाई I माइनस G। I दिख गया कितना, 14%, G कितना है, और सॉरी I कितना है 12% और G कितना है 4, तो 12 माइनस 4 8। तो इन दैट केस आंसर हो गया 60 डिवाइड बाय 0.08, 60 डिवाइड बाय 0.08। व्हाट इज द आंसर, हाँ 750। तो 750 जो है वो शेयर का दाम होना चाहिए, और शेयर का दाम चल रहा क्या है 720, और द शेयर इज अंडरप्राइस्ड, वी शुड गो लॉन्ग, ठीक है। लिख दो सॉल्यूशन। IV0 इक्वल टू C1 के बदले D1 लिख रहा हूं, फॉर्मूला में C1 लिखाया था ना, बिकॉज वो जनरल डिस्कशन था। ये क्या है, D1 डिविडेंड डिवाइडेड बाय I माइनस G।
इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 0.12 माइनस 0.04, तो इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 0.08 equal to 750. Next line, since P0 less than IV0, since P0 less than IV0, comma, the stock is underpriced. Since P0 less than IV0, comma, the stock is underpriced and investor should go long. The stock is underpriced and investors should go long. ठीक है, तो इट्स एन एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसको अपग्रेड करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल. The stock of X Limited, the stock of X Limited paid a dividend of 40 for the year just ended. Paid a dividend of 40 for the year just ended. Language को समझो. For the year just ended. ये क्या है? D0 है कि D1 है? D0 है ना, ये तो हो गया, ये तो dividend. We will pay for the share for the future dividend. 40 तो हो चुका, यानी जो साल अभी अभी खत्म हुआ है, जहां आपने खड़े ना जीरो पे, वहां अभी अभी 40 दिया था, तो दिया था से मतलब नहीं है. आज हम शेयर खरीदेंगे वो फ्यूचर डिविडेंड्स के लिए. ठीक है, तो 40 से मतलब ही नहीं है, हम लोग को फ्यूचर से मतलब है. फुल स्टॉप. इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ सुपर नॉर्मल ग्रोथ. It is expected to grow at a supernormal growth of 60%, 60% per annum, 60% per annum for the next 3 years. For the next 3 years. Full stop. Beyond 3 years, comma, there would be perpetual growth of 6% per annum. Perpetual growth of 6% per annum. Full stop. If required return is 18%, if required return is 18% per annum, 18% per annum, comma, calculate IV0. Calculate IV0. ठीक है, एक बार डिस्कस कर लें. तो यहां पे फॉर्मूला कब से लग सकता है? अपने क्या चीज का फॉर्मूला किए हैं? ग्रोथ रेट फॉर 3-4 years या ग्रोथ रेट फॉर एवर? हम लोग तो ग्रोथ रेट फॉर एवर का फॉर्मूला किए. तो यहां पे जो ग्रोथ रेट फॉर एवर कब स्टार्ट हो रहे हैं? 4th ईयर से. ग्रोथ रेट फॉर एवर 4th ईयर से स्टार्ट हो रहे हैं. शुरू का 3 साल तो फॉर्मूला नहीं लग सकता है ना, बिकॉज वो तो ग्रोथ रेट 60% है, पर वो तो 3 साल है. हम लोग 3 साल का फॉर्मूला नहीं किए. हम लोग किए फॉर्मूला अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट फॉर एवर है, तो समझ में आ रहा है कि शुरू का 3 साल को अलग सॉल्व करना पड़ेगा. 3 साल को अलग सॉल्व मतलब जैसे कैप बच करते हैं, तो कैपिटल बजटिंग में आप लोग ईयर्स बनाते हो 1 2 3. सेकेंड कॉलम में कैश फ्लो, तो D1 D2 D3. थर्ड कॉलम में डिस्काउंटिंग फैक्टर, फोर्थ कॉलम में क्या? प्रेजेंट वैल्यू. तो टेबल बना के कैप बच के जैसे 3 साल का डिविडेंड का पीवी आ जाएगा. और 3 साल का डिविडेंड का पीवी आने के बाद चौथे साल से फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? D4 बाय I माइनस जी. D4 बाय I माइनस जी से आंसर कहां पे आया? 3. D4 बाय I माइनस जी से आंसर कहां पे आया? 3. वो जो आंसर आया उसको पुल करेंगे 3 साल पहले. तो अब जो टोटल आंसर आ गया, आने वाला 3 साल का डिविडेंड टेबल में आया और उसके बाद का डिविडेंड अलग से आ गया. बिकॉज तुमको जिंदगी भर का डिविडेंड का पीवी निकालना है. जिंदगी भर के डिविडेंड का पीवी निकालना है. ठीक है, तो
तो जिससे डाउट नहीं हो इसलिए पहले एक बार नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ड्रॉ कर दो। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 टू इंफिनिटी। डिविडेंड क्या दिया हुआ था सब में फर्स्ट लाइन में? 40। वो कहां खड़ा है? 0 पे 40। तो 40 वैसे काम का नहीं है, बट उसके हेल्प से ही नेक्स्ट वाला आएगा ना, इसलिए लेना पड़ा, वरना 40 का कुछ नहीं करना है। उसके बाद 3 साल तक ग्रोथ 60% है क्या? 3 साल तक ग्रोथ 60% है, और उसके बाद ग्रोथ क्या है? 6% है। 3 साल तक 60% है, उसके बाद 6% है। 40 का 60% ज्यादा बोलना। 40 इंटू 1.6, 64 इंटू 1.6, 102.4, 102.4 इंटू 1.6, 163.84। ठीक है ना? 163.84 जो आया, एक मिनट में इसको ऐसे लिख रहा हूं बिकॉज अदरवाइज वो फिट नहीं हो रहे। 163.84, 163.84 को कितना परसेंट ग्रो करवाएं? 6%। तो 163.84 इंटू 1.06, 173.67। 173.67 के बाद टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो ग्रोथ रेट फॉरएवर हो गया ना, तो वाई शुड बी कैलकुलेट उसके बियॉन्ड का, उसके बाद तो फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंगली अपने क्या कर रहे हैं कि ये तीनों का अलग से पीवी निकालने वाले हैं, ये तीनों का अलग से पीवी, और जो आएगा लेट्स कॉल इट स्टेज 1। क्या? स्टेज 1, कंपनी का स्टेज 1 सुपरनॉर्मल पीरियड। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला करके इसका पीवी, इन सब का पीवी, ठीक है ना, बाय द फॉर्मूला, वो अपने यहां निकालने वाले हैं। क्या? स्टेज 2, स्टेज 2, सॉरी स्टेज 2 नहीं बोलो, इसको बोलो मैं क्या था ये? D4 ना, D4 डिवाइड बाय व्हाट? I माइनस जी। ठीक है, D4 बाय I माइनस जी। ये आंसर कहां पे आया? थर्ड ईयर में। और इसको उठा के यहां लाएंगे, तो ये जो आएगा ये क्या होगा? स्टेज 2। समझ गए? तो दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू डू। ये पिक्चराइजेशन होना जरूरी है एग्जाम में, ये नंबर लाइन वगैरह बनाना नहीं है, तो इसके उस पर नहीं सोचे कि एरोज कैसे आया, गंदा लग रहा है, क्या लग रहा है। इट्स जस्ट अ मेंटल पिक्चराइजेशन। ठीक है, कि D4 से उसके बाद का फॉर्मूला लगेगा D4 बाई I माइनस जी, उससे आंसर 3 पे आएगा, और उसको पुल करेंगे आज तो स्टेज 2 आएगा। तो आंसर क्या होगा? स्टेज 1 प्लस स्टेज 2। आंसर क्या होगा? स्टेज 1 प्लस स्टेज 2, बिकॉज आपको सारे के सारे डिविडेंड्स का पीवी चाहिए। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज, अगर तुम मेरे से शेयर 3 साल बाद खरीद रहे हो, 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, तो क्यों खरीद रहे हो? चौथा और उसके बाद का डिविडेंड पाने के लिए। तुम मेरे से शेयर 3 साल बाद खरीद रहे हो, तो क्यों खरीद रहे हो? चौथा और उसके बाद का डिविडेंड पाने के लिए। तो देखा जाए उस समय शेयर का दाम क्या होगा? चौथा और उसके बाद का डिविडेंड का पीवी। तो एक तरह से जो D4 बाय I माइनस जी आ रहा है ना, दैट इज P3। व्हाट इज दैट? P3 समझा? एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 3 years। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 3 years इज ऑल्सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड। पर वहां पे फ्यूचर क्या है? 4 एंड बियॉन्ड, 4 एंड बियॉन्ड। तो जो D4 बाई I माइनस जी है, उसको मैं बोलूंगा P3। क्या? P3। जैसे P0 आज होते हैं ना, P3, तो P3 निकालेंगे और उसका पीवी करेंगे। ठीक है ना? तो ये नंबर लाइन पिक्चराइजेशन में हेल्प करेगा क्या हो रहा है। ठीक है ना? वैसे नंबर लाइन एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आई एम क्लियरिंग, इट शुड ऑल बी इन योर माइंड कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। ये माइंड का फ्रेमिंग चल रहा था। ठीक, चलो लिखो। उसके बाद लिखे दिस इज अ सम ऑन, दिस इज अ सम ऑन 2 स्टेज, दिस इज अ सम ऑन 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। दिस इज अ सम ऑन 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। बिकॉज आप डिविडेंड को डिस्काउंट कर रहे हो ना, तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। वैसे DCF माने तो भी चलेगा, दिस इज DCF गोइंग ऑन। ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो इसमें
हेडिंग है स्टेज 1, स्टेज 1 सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड, सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड, सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड, ब्रैकेट फर्स्ट 3 इयर्स, फर्स्ट 3 इयर्स में सुपर नॉर्मल ग्रोथ है, फर्स्ट 3 इयर्स, उसमें 4 कॉलम ईयर्स, उसके बाद डीपीएस, उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ, सब में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है चेक करना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है सब में 18%, और लास्ट कॉलम प्रेजेंट वैल्यू, सही है, लास्ट कॉलम प्रेजेंट वैल्यू। तो आने वाला 3 साल 1, 2 और 3, तीनों का डिविडेंड अभी नंबर लाइन पे निकाल चुके हैं हम लोग। 40 रुपया को तुम लोग 60% बढ़ाया था, क्या आया था 64, फिर 64 के बाद क्या आया था 102.4, फिर 102.4 के बाद क्या आया था 163.84, ठीक है, तीनों डिविडेंड। डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 डिवाइड बाय 1.18, बोलो 0.8475, फिर इक्वल टू 0.7182, इक्वल टू 0.6086। आई होप ये सब ओके आप लोग के लिए। 1 डिवाइड बाय 1.18 जो आया, फिर इक्वल टू करके बोलते जाते हैं, है ना। अब 64 इंटू 0.8475, 2 डेसिमल प्लेस 54.2324, 102.4 इंटू 0.7182, 73.54, 163.84 into 0.6086, 99.71, total 227.54, 50 क्या 50। ये जो आया इसका मतलब सर हम इस शेयर का जो आने वाला 3 साल का डिविडेंड है उसके बदले 227 रुपया देने तैयार है। आने वाला 3 साल के बदले हम ये देने तैयार है, बट शेयर में तो इसके बियॉन्ड भी है, ठीक है। तो एंड थिंक दिस वे, सपोज तुम सोच रहे 3 साल बाद शेयर बेचेगा, सपोज तुम सोच रहे 3 साल बाद शेयर बेचेगा और तुम्हारे घर पे क्या आएगा D1, D2, D3 एंड P3। तुम 3 साल बाद शेयर बेचेगा तो तुम्हारे घर पे क्या आएगा D1, D2, D3 एंड P3। वो P3 तो निकाल रहे हैं स्टेज 2 में। तो अगर कोई आर्ग्यू करेगा कि सर हम लोग जिंदगी भर का डिविडेंड क्यों लेते हैं, लोग तो शेयर को बीच में बेच देते हैं, तो ये लोग का बोलने का मतलब है जब तक शेयर को होल्ड करोगे तब तक का डिविडेंड मिलेगा, और जब बेचोगे उस समय तो वो दाम क्या होगा उसके आगे का डिविडेंड का पीवी। सोचो, तो 5 साल होल्ड करेगा तो D1, D2, D3, D4, D5 मिलेगा, और वो जो P5 मिलेगा वो उसके बाद का डिविडेंड ही तो है। तो इनडायरेक्टली सारा का सारा डिविडेंड का पुल करना है, उसी को DDM बोलते हैं, ठीक है। पर एक चीज बता दूं, मैं ना ही बॉन्ड वैल्यूएशन करा रहा हूं ना ही स्टॉक वैल्यूएशन DDM, मैं तो एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू मनी करा रहा हूं। तो उस पर एग्जाम्पल वो लूंगा ना जो कि एग्जाम में काम आ सके बाद में। आई विल नॉट गिव यू एग्जाम्पल एट बैंक में पैसा जमा की कितना बन जाएगा, दैट डज नॉट कम इन द एग्जाम, ठीक है। तो किसी को ऐसे लगे नहीं कि DDM सा आपने ऐसे बोल दिया, यू डिड नॉट डू इट प्रॉपर्ली, इट हैज टू हैपन इन दैट चैप्टर, ठीक है। ओके, 227.5 3 साल के डिविडेंड का पीवी। नेक्स्ट स्टेज 2, स्टेज 2, स्टेज 2 को बोलते हैं हॉराइजन पीरियड, हॉराइजन पीरियड, ठीक है। हॉराइजन इन द सेंस दैट जब कोई चीज एकदम वॉलेटाइल था, 60% से ग्रो कर रहा था, फिर स्टेबलाइज हो गया ना 6%, तो वी से दैट हॉराइजन पीरियड, जहां पे हॉराइजन में रीच हो गया। तो हॉराइजन पीरियड ब्रैकेट बियॉन्ड 3 इयर्स, बियॉन्ड 3 इयर्स, 3 साल के बाद हॉराइजन पीरियड। अब इसमें अपने लिखते हैं हॉराइजन प्राइस,
horizon price, that is P3, horizon price that is P3, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला बोलो, D4 डिवाइड बाय I माइनस जी। D4 बाय I माइनस जी से किसका पीवी आया, D4 का या D4 और उसके बाद का, D4 और उसके बाद का, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए, ये D4 का पीवी नहीं है। अगर D4 का पीवी निकालना होता तो D4 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये D4, D5, D6, D7, D8 जिंदगी भर का पीवी आ रहा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू अपना D4 निकाला हुआ है नंबर लाइन में कितना, 173.67 डिवाइड बाय 0.18 माइनस 0.06, 173.67 डिवाइड बाय 0.18 माइनस 0.06, यस प्लीज, 144.7.25, 144.7.25, 144.7.25। आंसर अपने को आज लाना था कि 3 साल बाद, आज। ओवरऑल क्वेश्चन में तो शेयर प्राइस आज निकालना है, तो ये तो 3 साल बाद आया है। इसको पुल लिख दो, पीवी ऑफ P3, पीवी ऑफ P3 इक्वल टू 144.7.25 इंटू D3, मैंने D3 बोला, डिस्काउंटिंग फैक्टर बोल रहा हूं, तुम्हारा डिस्काउंटिंग फैक्टर ऊपर निकाला हुआ है 1447.25 इंटू, चेक करो ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या था टेबल में, 0.6086। आई होप यू आर फाइन विद दिस। ऊपर तो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाले थे ना 3 साल का, टेबल में जो था 1447.25 इंटू 0.6086, क्या आंसर, 880, ओ 880 पॉइंट कुछ या 879 पॉइंट कुछ है, 88.79, ठीक, ठीक है। तो 880.80 या 79 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो 880.79, प्लीज एक्नॉलेज, अगर ऐसा होता कि कोई कंपनी है जो 3 साल डिविडेंड नहीं देने वाला है, नहीं देने वाला है, चौथे साल से डिविडेंड देगा 173, जो ग्रो करेगा एट द रेट ऑफ ये, तो आंसर यही होता ना। तो हम लोग इतना पैसा देने वाले हैं फॉर द 4th ईयर डिविडेंड एंड बियॉन्ड, और हम लोग अलग से 227 देने वाले हैं फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स डिविडेंड। तो दोनों मिला के तुम आज टोटल प्राइस जो देने के लिए तैयार है वो ये प्लस वो। नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर IV0 इक्वल टू स्टेज 1 प्लस स्टेज 2, IV0 इक्वल टू स्टेज 1 प्लस स्टेज 2, IV0 इक्वल टू स्टेज 1 प्लस स्टेज 2। तो 227 पॉइंट क्या, हाँ 50, 227.50 प्लस क्या 880.79, 227.50 प्लस 880.79, क्या आंसर 1108.29, 1108 इज द आंसर। शेयर का दाम 1108 होना चाहिए। मैंने शायद दाम लिखाया नहीं है, शेयर का नहीं लिखा है ना, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कमेंट, ठीक है। 1108.29 ये इस सम का आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल। बट जो और झमेला होने वाला है कहीं और पे, उसके लिए अगर थोड़ा सा इस पे और टाइम स्पेंड करें, जैसे याद है आज जो फर्स्ट सम था क्लास का, उस पे एक सेमी एनुअल बॉन्ड था जो 55 देने वाला था, और 5 साल बाद उससे 1000 मिलने वाला था। तो वह 1000 को मैंने 3 बार पुल करवाया था, एक बार 6 मंथ्स के अनुसार, एक बार साल के अनुसार, एक बार मंथ के अनुसार, याद आ रहा होगा। आइडियल सॉल्यूशन तो उसका 10 के अनुसार था, कॉमा 10 जो किए थे, पर बाकी किए जिससे नॉलेज आया। वैसे ही आपने आज कुछ पढ़ा था, याद दिला रहा हूं, D1 बाय I माइनस जी में G कब से चालू होता है, सेकेंड ईयर, याद है। D1 बाय I माइनस जी में G सेकेंड ईयर से चालू होता है। इसका मतलब अगर लिख दे DN बाय I माइनस जी, DN बाय I माइनस जी, तो इसमें जो G है वो कौन से ईयर से एप्लीकेबल है, N+1, नॉट इन द nth ईयर, N+1, करेक्ट है। बाय दैट लॉजिक इस सम में 6% ग्रोथ कब से चालू हुआ था, 4th ईयर, 4th ईयर। तो अगर 4th ईयर, तो उस केस में अगर हम लोग फॉर्मूला D3 बाय I माइनस जी लगाते,
आपने तो D4 बाई आई माइनस जी लगाई ना, पर अगर हम D3 से लगाए था D3 बाई आई माइनस जी, तो तुम्हारे नॉलेज के अनुसार ये ग्रोथ जो नीचे में होता है ये कब से एप्लीकेबल है? D1 बाई आई माइनस जी में तुम लोग बोलते हो ये ग्रोथ कब से एप्लीकेबल है? सेकेंड ईयर। तो D3 बाई आई माइनस जी में ये ग्रोथ कब से एप्लीकेबल है? फोर्थ ईयर। और क्या सम में फोर्थ ईयर से ग्रोथ कांस्टेंट था? यस, सम में ग्रोथ कब से कांस्टेंट था? फोर्थ ईयर। चीज सोचो, इसका मतलब D3 बाई आई माइनस जी वाला फॉर्मूला रॉन्ग नहीं है, बट D2 बाई आई माइनस जी ये रॉन्ग है, क्योंकि D2 बाई आई माइनस जी तब लगा पाओगे जब ग्रोथ कब से स्टेबलाइज हुआ? थर्ड ईयर। पर थर्ड ईयर तो ग्रोथ अलग था, 60 था। थर्ड ईयर ग्रोथ 60 था, 6 नहीं था। ये फॉर्मूला में जी को तो 6 पुट करना है, तो D2 बाई आई माइनस जी रॉन्ग है, बिकॉज सर जी थर्ड ईयर से 6 थोड़ी है, वो तो 60 है। पर D3 आई माइनस जी में जी फोर्थ ईयर से 6 है, करेक्ट है। तो एक बार ट्राई करें कैलसी में। D3 क्या था? अभी लिखना नहीं है, कॉपी में डिस्कस हो रहा है। D3 क्या था? 163.84 और डिवाइड बाय 0.18 माइनस 0.06 माने डिवाइड बाय 0.12। बताइए क्या आया? क्या आया? 1365। ये आया 0.33। एक सेकेंड, अगर D4 बाय आई माइनस जी का नाम P3 है, D4 बाय आई माइनस जी जो हम लोग किए थे, दैट इज द शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो बाय दैट पोएट्री D3 बाय आई माइनस जी का नाम क्या है? P2। ओके, D3 बाय आई माइनस जी मतलब थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर सबका डिविडेंड का पीवी एट द एंड ऑफ व्हाट? सेकेंड ईयर। तो ये आया P2। क्या आया? P2। ये प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आया। इस P2 में कौन कौन सा डिविडेंड नहीं मिला हुआ है? फर्स्ट और सेकेंड, एकदम करेक्ट। इस P2 में थर्ड और उसके बियॉन्ड का मिला हुआ है। इस P2 में थर्ड और उसके बियॉन्ड का मिला हुआ है। कौन कौन सा डिविडेंड नहीं मिला हुआ है? फर्स्ट और सेकेंड। तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड का पीवी केवल निकालें, फर्स्ट और सेकेंड का पीवी निकला हुआ है टेबल में, टेबल में जाएं। टेबल में फर्स्ट का पीवी क्या था? 54.24। सेकेंड का पीवी क्या था? 73.54। इन दोनों का टोटल बताना। 127.78 है। ये आया फर्स्ट और सेकेंड डिविडेंड का पीवी। अब वो जो P2 आया, P2, वो P2 तो वहां खड़ा है ना 2 पे, उसका पीवी निकाल दो। दिस इनटू D2 बोलो, दिस इनटू सेकेंड वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या? हाँ, मल्टीप्लाई करके बोलो। 1365.33 को सेकेंड वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बोलो। 980.58। ये 980.58 हुआ अपना स्टेज 2 का आंसर एक तरह से, थर्ड ईयर एंड बियॉन्ड। क्या? थर्ड ईयर एंड बियॉन्ड। और स्टेज 1 है 1 एंड 2 ईयर। स्टेज 1 है 1 एंड 2 ईयर्स। करना क्या यार, सारे सालों को लेना है। पहले लिए थे 3 साल अलग, उसके बाद का अलग। मेरा मन हम लेंगे 2 साल अलग, उसके बाद का अलग। वो भी तो राइट है, लेना सबको है। आंसर आ चुका होगा, लेट्स चेक। 980.58 प्लस 980.58 प्लस क्या? प्लस क्या आया था ऊपर में? 127.78। 980.58 प्लस 127.78, व्हाट इज द आंसर? क्या? 1108। वो आ गया ना आंसर। क्योंकि देखो, तुम पकड़ देखो उसका, मेरे को सारा का सारा डिविडेंड का पीवी चाहिए। एक पार्ट विदाउट फॉर्मूला से आएगा, एक पार्ट विद फॉर्मूला से आएगा। कोई चीज छूटना नहीं चाहिए और कोई चीज 2 बार काउंट नहीं होना चाहिए। सही, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, कोई चीज 2 बार काउंट नहीं होना चाहिए। हम लोग जो सम किए कॉपी में 3 साल विदाउट फॉर्मूला किए और 3 साल के बाद D4 बाई आई माइनस जी फॉर्मूला से पिकअप किए। अदरवाइज अपने 2 साल विदाउट फॉर्मूला करते और थर्ड ईयर से फॉर्मूला लगाए थे तो भी राइट है, करेक्ट, ठीक है ना। ऑफ कोर्स क्या ये कर सकते हैं? सुनना, 5 साल का टेबल बनाऊंगा मेरा मन, 1 2 3 4 5 का टेबल, यानी D1 D2 D3 D4 D5 और उसके बाद D6 बाई आई माइनस जी और उसको पुल करूंगा। कर सकते हैं? यस, बिकॉज उसके बाद कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो 6% स्टेबलाइज हो गए। तो व्हेन इज द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला? D3 बाई आई माइनस जी, इट इज द अर्लीस्ट। यू कांट अप्लाई बिफोर दैट, बिकॉज इफ यू अप्लाई बिफोर दैट, उसके बाद पहले तो ग्रोथ रेट क्या था? 60, ठीक है। बट प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सम में फील क्या हो रहा है? 3 साल तक ग्रोथ रेट 60 है,
3 साल के बाद ग्रोथ रेट क्या है? 6। नेचुरल सॉल्यूशन वही है जो हम लोग कॉपी में किए, नहीं क्या? स्टेज 1 फर्स्ट 3 इयर्स अलग हो गया 60%, और 3 साल के बाद अलग हो गया 6%। समझ गया? तो नेचुरल सॉल्यूशन वही है। ऑफ कोर्स 2 साल लेके और 3 and 3 का बियॉन्ड लेके भी आंसर आ सकता था। ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, बिकॉज कहीं कहीं वो मैं अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूं, कुछ सम्स आते हैं जिनमें ये नॉलेज की स्टूडेंट को पता है कि नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ होता है, वो काम आ जाता है। ठीक है, तो ये मैं साइड में लिखा रहा हूं, बट प्रॉपर सॉल्यूशन यही है जो हम लोग किए, बिकॉज एनीबडी विल थिंक 60% अलग यार 6% अलग। ठीक है, तो ओके देखो नोट, alternatively, note, alternatively, we could have taken stage 1 as the first 2 years. We could have taken stage 1 as the first 2 years. First 2 years. And stage 2. And stage 2 beyond 2 years, and stage 2 beyond 2 years, dash, the answer would be same. Answer would be same. ठीक है, फटाफट शो कर रहे हैं बिकॉज कैलकुलेशन किया हुआ है। स्टेज 1 years 1 to DPS 64 and 102 point क्या था? 102.4. Discounting factor at 18%, 0.84, 7, क्या लिखे थे पहले? 0.847, 5 and 0.7182. प्रेजेंट वैल्यू क्या क्या आया था? 54.24 एंड 73.54, तो टोटल आ गया 127.78। ये हो गया स्टेज 1, केवल 2 साल। तो फॉर्मूला में तीसरा साल पकड़ में आएगा। स्टेज 2, स्टेज 2 में P2 इक्वल टू D3 बाई I माइनस जी, P2 इक्वल टू D3 बाई I माइनस जी। D3 क्या निकला हुआ है? 163.84 डिवाइड बाय 0.18 माइनस 0.06 इक्वल टू क्या? 1365.33 1365.33। present value of P2 equal to 1365.33 into 0.7 क्या था वो? 0.7182, जो सेकेंड वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर है। 1365.33 into 0.7182 क्या आया? 980.58। ठीक है, सिंस सारा कर लिए थे और मोनोटोनस था, मैंने थोड़ा स्पीड से किए। ठीक है, बिकॉज वी हैड डिस्कस्ड इट। 980.58 ये हो गया स्टेज 2। देयरफॉर IV0 इक्वल टू स्टेज 1 प्लस स्टेज 2। IV0 स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 ऐड कर दो। 127.78 प्लस 980.58 प्लस 980.58 क्या? 1108.2636 आंसर। 1108.36 आंसर। ठीक है,
सो ये एप्लीकेशन हो गया D1 by I minus G का, पर एप्लीकेशन बहुत 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 ज्यादा अपने बाकी है. ओके वो अपने वॉल्यूम 2 वाला चैप्टर जब करेंगे ना इक्विटी वैल्यूएशन तब होगा. तो एक बार जो समझ में आया, हाँ, अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट पिकअप, दैट शुड बी सफिशिएंट. सो ये लास्ट टॉपिक था अपना परपेचुअल ग्रोथ. क्या था? परपेचुअल ग्रोथ. इसके साथ एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में केवल एक पॉइंट और बताना है, एंड देन वी आर एंडिंग एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, वो एक पॉइंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड है. ठीक है, एक बार सुन लें. पॉइंट नंबर 9. पॉइंट नंबर 9 लिखना है. वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न मेजर्स. वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न मेजर्स. वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न मेजर्स. रिटर्न मेजर्स. रिटर्न कितने कितने टाइप का होता है? तो इन दैट केस मैं कुछ नंबर बोल रहा हूं, बहुत आसान नंबर है, कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए, जवाब देना है सुनते ही. एक पर्सन ने शेयर बाय किया 500 पे, 3 महीने बाद शेयर को बेच दिया. ठीक है, 600 पे. डिविडेंड मिला उसको 50. स्टोरी खत्म. ठीक है, पर ये रिटर्न बहुत हाई हो जाएगा, फिगर चेंज कर रहा हूं. 500 पे शेयर बाय किया, 500 पे शेयर बाय किया, 3 महीने बाद उसको बेचा 545 पे, 545 पे, और डिविडेंड मिला 5. स्टोरी खत्म. 500 पे खरीदा, 545 पे बेचा, 5 रुपया डिविडेंड मिला. व्हाट इज द रिटर्न ही अर्नड? 10%. आई होप यू गॉट इट इन योर माइंड. 500 पे शेयर खरीदा, 545 पे बेचा और 5 रुपया डिविडेंड, तो 50 कमाया ना 500 पे, 10%. ये जो 10% निकाले इसको बोलते हैं HPR. क्या बोलते हैं? HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न. होल्डिंग पीरियड रिटर्न. बिकॉज होल्डिंग पीरियड का निकाले, साल का निकाले कि 3 महीने का? 3 महीने का. HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न. इसको बुक्स में फॉर्मूला वाइज लिखें तो फॉर्मूला हो गया डिविडेंड, लेट मी राइट इट एज D1 प्लस P1 माइनस P0 प्राइस चेंज डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100. बट यू विल एक्नॉलेज दैट ये कोई फॉर्मूला थोड़ी हुआ, ऐसे तो हर चीज का फॉर्मूला बना दो. डिविडेंड 5 रुपया मिला, शेयर का दाम 45 चेंज हुआ, तो 50 50 बाय 500. So I would really like the attitude where people feel that sir this is not required for me. I don't require this formula. हाँ, superficial चाहिए because exam में दिया हुआ, that's a different thing. ठीक है, तो डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100 इज व्हाट? HPR. आप लोग का आंसर आया था 5 प्लस 45 डिवाइड बाय व्हाट? 500 इनटू 100 इक्वल टू क्या आया? 10%. 10% आंसर आ गया. अब ध्यान दें, ये जो 10% आया, दिस इज साल का या 3 महीने का? 3 महीने का, फॉर 3 months, तभी तो नाम है होल्डिंग पीरियड. द एंटायर वर्ल्ड स्पीक्स ऑफ इंटरेस्ट रेट एज पर एनम. रूल है, इंटरेस्ट रेट पर एनम ही बोला जाता है, इंटरेस्ट रेट पीरियोडिक नहीं बोला जाता है. तो वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू पर एनम. 10% 3 महीने का, तो साल का? साल का कितना? 40. 40 तो क्लियर कट दिख रहा है. 10% 3 महीने का, तो साल का 40%. तो अगर तुमने साल का 40% किया, इंटू 4 किया, इसका मतलब तुमने ब्याज पे ब्याज ले लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया. तो सुनने वाले को पता होना चाहिए ना, तो तुम क्या बोलेगा? 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलने का मतलब ब्याज पे ब्याज लगा नहीं दिए. हम तो बोल रहे हैं कि भाई ब्याज पे ब्याज इस स्पीड से कमाओगे, पैसे पे पैसा, तो 40 कमाओगे, 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा. आज डिस्कस हुआ था ये. तो जब आप पीरियोडिक रेट निकाल के उसको यूनिटरी मेथड से इनटू करके साल का निकालते हो, उससे इफेक्टिव एनुअल रेट आता है कि स्टेटेड रेट? स्टेटेड रेट. जब आप पीरियोडिक रेट निकाल के 2 महीने या 4 महीने का इनटू करके साल में जाते हो, तो उससे स्टेटेड रेट आता है, इफेक्टिव रेट नहीं आता है. उस स्टेटेड रेट को ये लोग बोलते हैं MMY. क्या बोलते हैं? MMY मतलब मनी मार्केट यील्ड. कौन सा यील्ड? मनी मार्केट यील्ड. मनी मार्केट, you may be knowing that, is the market for short term funds या long term funds? Short term. Capital market is the market for long term funds. Money market is the market for short term funds.
तो कोई भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाता है 2 महीना, 3 महीना, 50 दिन, 40 दिन, 30 दिन, तो एक रिटर्न कमाता है। उस रिटर्न को HPR बोलते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। और जब उसको एनुअलाइज करते हैं तो मनी मार्केट में लोगों का आदत है, वो लोग इनटू से करते हैं। किससे करते हैं? इनटू से। सिंस मनी मार्केट में लोग इनटू से करते हैं तो उसका नाम पड़ गया मनी मार्केट यील्ड। क्या नाम पड़ गया? मनी मार्केट यील्ड। एकदम सिंपल बात हो रहा है, ठीक है? मनी मार्केट यील्ड पर इफेक्टिव एनुअल यील्ड 40 है कि 40 से ज्यादा? 40 से ज्यादा। तो वो 40 से जो ज्यादा है उसको निकालने का तरीका आपको पता है कि सर 10% मतलब 1.1, 10% मतलब 1.1, 1 रुपया 1.1 बन गया। फिर उसके बाद साल के बाद क्या बन गया? पावर 4, बिकॉज 1.1 पावर 4 ना, वो जो इंटू 4 कर रहे थे पावर 4 माइनस 1 क्या आ रहा है? 46.41%। 46.41% जो है दिस इज पर एनम कंपाउंडेड व्हाट? एनुअली। दिस इज EAY। व्हाट इज दिस? EAY, इफेक्टिव एनुअल यील्ड। और ये जो था 40% दिस वाज MMY, मनी मार्केट यील्ड। और ये जो था 10% दिस वाज, लेट्स कॉल इट HPY, इसको Y बोल रहे थे, HPY। तो क्या हो गया? होल्डिंग पीरियड यील्ड। तो है एकदम सिंपल सा चीज, HPY, MMY, EAY। बट ध्यान रखना है, ठीक है? तो अपने ज्यादातर पार्ट ऑफ द करिकुलम में, ठीक है, ये लोग इनटू से ही साल का निकालते हैं, यानी इनटू से निकालते ही है। 10% निकला 3 महीने का तो इनटू 4, इनटू से ही निकालते हैं। बट कहीं कहीं पे काम आ सकता है इसका भी, ठीक है? जब एनुअलाइज्ड पूछेगा तो वो मैं वो प्लेस पे बता पाऊंगा कहां पे क्या करना है। इन लोग का अप्रोच क्या है बता दूं। जैसे म्यूचुअल फंड का जो एड्स वगैरह आ रहा है, म्यूचुअल फंड का इतना एड क्यों आ रहा है? बिकॉज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है स्मॉल इन्वेस्टर्स। कौन? Small investors. I am not wanting to say that large companies or corporates do not invest, but mutual fund is primarily an investment vehicle for the small investors. और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, एक एक हाउस होल्ड सोचो, एक एक पर्सन जो 20,000 कमाता होगा मंथ में, वो 500 रुपया का SIP कर रखा है, ओके, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो पर्सन सोफिस्टिकेटेड है कि अनसोफिस्टिकेटेड है? इफ यू आर सोफिस्टिकेटेड है या वो अनसोफिस्टिकेटेड है? अनसोफिस्टिकेटेड। अरे अपने यहाँ फाइनेंस पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट फाइनेंस थोड़ी पढ़ रहे हैं। जो नॉर्मल अपना कोई डॉक्टर है, लॉयर है, ये है, वो है, जो भी पर्सन है, वो लोग थोड़ी फाइनेंस ठीक से जानते हैं। तो उन लोग को 1.1 पावर 4 करेंगे तो वो लोग पावर में चला जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा। तो एज अ काउंसलर, इफ आई एम एडवाइजिंग समबडी हु इज अनसोफिस्टिकेटेड, आई हैव टू कर्व माई एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन ऑफ द ऑडियंस ना, ठीक है? तो जैसे मेरे को किस लैंग्वेज में SFM पढ़ाना है, इंग्लिश में या हिंदी में, आई हैव टू डिसाइड दैट व्हाइल टीचिंग कि यार ज्यादातर कौन पढ़ने वाला है, ठीक है? तो देयर आर पीपल स्टडिंग इन सेवरल प्लेसेस जिन लोग को इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं है, तो बोलते समय जानबूझ के ध्यान करके हिंदी ज्यादा बोलना पड़ता है, ठीक है? तो इट हैज टू बी दैट वे। तो म्यूचुअल फंड में हम लोग के चैप्टर है म्यूचुअल फंड, फर्स्ट वॉल्यूम में ही है, उसमें जब ये सम आता है तो बोलता है 3 महीना म्यूचुअल फंड बाई किया, ये हुआ, रिटर्न निकालो एनुअलाइज्ड। वहां पे हमेशा इनटू से निकालते हैं, बिकॉज किसके लिए निकाल रहे हैं? बच्चा लोग के लिए। बच्चा लोग समझेगा नहीं पावर टावर। और अभी तो तुम लोग को लग रहा होगा कि नहीं सर इतना डिफिकल्ट नहीं था। प्रॉब्लम कि मैंने फिगर्स बहुत अच्छा लिया। अभी गंदा गंदा फिगर्स चालू करेंगे ना कि म्यूचुअल फंड यूनिट बाई किए, ये लोग का जो आया था सर इस टर्म में एग्जाम 10.05 पे बाई किए, फिर गिनना पड़ेगा किस दिन बाई किए, 10 जन को, कब बेचे बोलेगा से 24 जून को, फिर 31-30 का हिसाब लेके गिनेंगे अपने, गिन के आएगा हाँ ठीक है बेचे कितना पे, 10.22 पे, 10.22 पे। आदमी फिगर देख के सोचेगा 17 पैसा मेरे से ही ले लेता हिसाब करने के लिए पर एकदम गंदा फिगर है। तो 0.17 आया, उसके बाद डिविडेंड जो मिला वो मिला 0.005, ठीक है? तो उसके बाद रिटर्न निकालना है, तो रिटर्न गंदा सा निकल रहा है, फिर वो रिटर्न निकल रहा है से 42 डेज का, तो साल का रिटर्न, समझ गए? तो वहां पे वो लोग इनटू से ही निकालते हैं, वो लोग पावर करते नहीं है म्यूचुअल फंड चैप्टर में, समझ गया? पर किसी किसी चैप्टर में पावर करते हैं, तो वो मैं अभी तो बता नहीं सक रहा हूं ना। मैं तो अभी ये बता रहा हूं कि भाई ध्यान रखिए, एक HPR होता है, एक MMY होता है और एक क्या होता है EAY, ठीक है? तो अब जहां जहां काम आएगा वहां वहां यूज करते रहेंगे, ठीक है? तो लेट्स राइट डाउन। तो एग्जाम्पल के थ्रू ही डिक्टेशन जा रहा है, लिख देना। An investor purchased a stock
purchased a stock at rupees 630 and sold it after 2 months at 600, full stop. He received a dividend of 5 रुपया डिविडेंड, तो नेट दिख गया होगा, नुकसान हुआ अगले को 25 का, है ना? 30 रुपया कैपिटल लॉस, 5 रुपया बचा, 25 का नुकसान हुआ है, फुल स्टॉप. कैलकुलेट. नंबर 1 होल्डिंग पीरियड यील्ड, नंबर 2 मनी मार्केट यील्ड, number 3 effective annual yield. होल्डिंग पीरियड यील्ड, मनी मार्केट यील्ड, इफेक्टिव एनुअल यील्ड. ठीक है. सॉल्यूशन. HPY इक्वल टू D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 इंटू 100. पुट कर दो, निकाल लो. तो 5 प्लस 600 माइनस 630 डिवाइड बाय 630. 5 प्लस 600 माइनस 630 डिवाइड बाय 630 इंटू 100. यस, बताओ क्या आया? माइनस, फिर से 3.968%. डेसिमल का जहां तक बात आता है ना, कितने डेसिमल में क्या चीज लेना चाहिए, वो उस नंबर के औकात पे डिपेंडेंट है. व्हेन वी टॉक अबाउट बिग फिगर्स, आज एक फिगर आया था 1,10,000 कुछ आया था ना, 1,10,800 एक आंसर आया था आज. उसमें मैंने डेसिमल लिया ही नहीं, डेसिमल ही नहीं लिया मैंने उसमें. आप लोग बोल रहे 1,10,800 पॉइंट कुछ, आई डिड नॉट राइट. PVIF होता है, एन्युटी फैक्टर होता है, मैं 4 डेसिमल प्लेस पे लेता हूं बिकॉज उनका औकात ही कम है. इट्स 0.5372, तो उस पर तो ज्यादा लेना पड़ेगा. तो मतलब वो तो कॉमन सेंस का बात होता है. वेयर डू यू टेक 2 डेसिमल, वेयर डू यू टेक 4 डेसिमल. ठीक है. तो जनरली मैं नंबर्स को 2 डेसिमल लेता हूं. 47.32 वहां क्यों ले? 47.3256 सेंस नहीं है ना. 47 इज अ बिग नंबर, तो चौथा डेसिमल प्लेस इज इरेलेवेंट. समझ गए? तो मतलब ये कंफ्यूजन नहीं हो फालतू में. 3.968 माइनस 3.968 आ गया. ये जो आया ये HPY आया. क्या आया? HPY. बगल में लिख दे फॉर 2 मंथ्स. फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने का. नेक्स्ट MMY मनी मार्केट यील्ड, तो वो यूनिटरी मेथड से आता है, सिंपल है. माइनस 3.968 इंटू 6 ना, 2 महीने का आया था, तो साल का तो 6 बार इंटू 12/2. ओके, मैंने इंटू 6 किया बिकॉज स्पॉन्टेनियस है. 12/2 तो स्टुपिडिटी है. कितना आया बोलो? माइनस 23.808%. माइनस 23.808%. ठीक है. EAY, तो ये जो माइनस 3.968% का फैक्टर, जैसे माइनस 3% का फैक्टर 0.97, माइनस 2% का फैक्टर 0.98, ये गंदा है. माइनस 3.968, तो उसमें क्या इशू है? आप 100 में से 3.968 लेस कर दो मन में. व्हाट इज 100 माइनस 3.968? 96 पॉइंट समथिंग. तो फैक्टर इज 0.96. बोलो 0.96032. 0.96032 का मतलब सर अगर कोई 1 रुपया 3.968% से डुबाएगा तो उसका रुपया 0.96032 बनेगा. कोई 1 रुपया डुबाएगा, 1 रुपया में डुबाएगा 3.968, तो उसका 1 रुपया बचेगा ही कम 0.96032. और ये डुबाने का स्पीड वो कंटिन्यू करेगा साल भर.
अगर तो इन दैट केस साल में क्या बन जाएगा, पावर वॉट 6 माइनस 1, सेम लॉजिक चल रहा है, 1 प्लस आर पावर 6 चल रहा है, वो क्या करे, आर नेगेटिव है तो ठीक है, आपने 1 रुपया पे पहले डुबाया 3%, 0.97, फिर वापस से उस पर डुबाया 3%, तो हर बार तो कमती कमती अमाउंट पे डुबा रहे हो, ठीक है ना। तो 0.96032 पावर 6 माइनस 1 द होल इंटू 100, बोलिए। ये -23 आया था, वो करीब -22 या 21 आएगा, कितना आ रहा है, -21.56%। अपने जिस प्रकार के लोग हैं, अपने को गंदे फिगर्स सूट नहीं करते हैं, पर अगर उन फिगर्स के बाद एक बार सोच ले यार ये क्या आया, तो समझ में आएगा। ये बोलना चाह रहे हैं, अगर अपने 3% रेट से लूज किए, लूज तो 100 बन गया 97, फिर नेक्स्ट टाइम किस पे लूज किया, 100 पे कि 97 पे, 97 पे, तो 3% 97 कमती लूज किए, कमती कमती कमती, तो ऑन द होल केवल 21% साल में लूज किए ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, 100 पे 3% कमाया, 103 बन गया, फिर 103 पे 3% ज्यादा होते जाते हैं, यहां भी सेम। -21.56 is mathematically greater than -23. I don't need to explain that. Which is bigger, -23 or -21? -21. EAY is always greater than what? MMY. It is ना still. ठीक है, मैंने गंदे फिगर्स लिए माइनस में, नॉट बिकॉज मेरे को मजा आ रहा है गंदा लेने के लिए। म्यूचुअल फंड का जो सम आया था उस पर भी लॉस ही था, माइनस करना था, लोग फैक्टर बना नहीं पा रहे थे एग्जाम में। जब पूछा था इफेक्टिव में अलग से निकालो, तो वो फैक्टर नहीं बन रहा था, तो फैक्टर बनना पड़ेगा ना, और फैक्टर किसी का स्लो बनता है, कोई बात ही नहीं, 100 में से रेट लेस कर दो, लेस करके जो आया वो फैक्टर, ठीक है। तो 0.96032 पावर 6 माइनस 1, फिगर्स गंदा है इसलिए थोड़ा अटक सकते हैं, बट अदरवाइज प्रोसेस अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, the price of a 91-day treasury bill, the price of a 91-day treasury bill, the price of a 91-day treasury bill is 98.62, ब्रैकेट में फेस वैल्यू 100, ब्रैकेट में फेस वैल्यू 100, फुल स्टॉप, कैलकुलेट HPY, MMY एंड EAY, कैलकुलेट HPY, MMY एंड EAY, HPY, MMY एंड EAY, ओके। तो ये ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी से किस जन का फीलिंग आया, गवर्नमेंट इशू किया है, ठीक है। आप गवर्नमेंट को आज क्या दोगे तो गवर्नमेंट आपको क्या कब देगा, आज आप गवर्नमेंट को 98.62 दोगे तो गवर्नमेंट आपको 100 रुपया देगा 91 डेज के बाद। द स्टोरी सिंपल। तो अपने अर्न करें 1.38, कितना अर्न कर रहे हैं तुम 98.62 दोगे तुमको 100 रुपया मिलेगा, 1.38 कितना लगा के 98.62 लगा के, तो रिटर्न निकल सकता है, सीधा बात है, लिख दो। HPY इस बार फॉर्मूला में सिंबल ये यूज करते हैं, F माइनस P डिवाइड बाय P इंटू 100, F माइनस P बाय P इंटू 100। वंस अगेन ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये दिख रहा है 1.38 बाय 98.62, ठीक है। F माइनस P बाय P इंटू 100, सो 100 माइनस 98 पॉइंट क्या 62 डिवाइड बाय 98.62 इंटू 100, यस क्या 1.399% फॉर 91 डेज, फॉर 91 डेज, गंदा फिगर है। 1.399% फॉर 91 डेज, इतना आप अर्न करोगे। Therefore MMY इक्वल टू 1.01, सॉरी ये तो MMY है, MMY में तो डायरेक्टली इंटू 1.399 इंटू 365 बाई 91,
365 by 91, यस क्या आया? 5.611%, 5.611%, 5.611%. Next, EAY इक्वल टू, फैक्टर बनाए 1.399 का फैक्टर 1.01399, 1.01399 to the power 365 by 91 minus 1. 1.01399 to the power 365 by 91, the whole thing minus 1. Of course, the whole into 100. आ जाओ कैल्शियम में 1.01399, उसका स्क्वायर रूट 12 टाइम्स डर्टी पावर है. 1.01399 का स्क्वायर रूट 12 टाइम्स. जो रिजल्ट आया उससे -1 करने के बाद इंटू 365 by 91, इंटू 365 by 91 करने के बाद जो रिजल्ट आया उसके साथ +1 करने के बाद जो आया इंटू इक्वल टू 12 बार. तो उससे ये पोर्शन आ गया और ये पोर्शन में से 1 लेस और 1 लेस करके जो आया इंटू 100. तो इन दैट केस आंसर 5.611 से जरा सा ज्यादा आएगा. क्या आया? 5.73%. EAY 5.73%. ठीक है, 5.73% इज EAY. तो फिगर्स खराब हो सकते हैं एंड दैट कॉजेज अ फ्रिक्शन. ठीक है, कि ये खराब, इसका फैक्टर बनाना वगैरह वगैरह. यू विल फाइंड दैट अपने लास्ट क्लास से लेके अभी तक करीब 5 या 7 बार डर्टी पावर खुद ही यूज कर लिए क्लास में. तो मैं जो बोल रहा था ना कि करीब 50 बार यूज रहता है, 50 बार कम, इट्स एन अंडरस्टेटमेंट. क्लास में बैठे हुए विल हैव टू यूज ऑल दिस डर्टी पावर अराउंड 100 टाइम्स. So there is no scope of forgetting. ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं HPY, MMY और EAY. पहले ओल्ड सिलेबस में ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर था मनी मार्केट, बट न्यू सिलेबस में मनी मार्केट नाम का चैप्टर नहीं है. तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर म्यूचुअल फंड वगैरह जो अपने करेंगे. ठीक है, कि पीरियड का ब्याज निकालने के बाद साल का ब्याज कैसे निकालते हो. ठीक है, ओके. सो इन केस किसी को हेल्प करे तो एक बार देख लो. फॉर्मूला वाइज हमने HPY का तो फॉर्मूला लिखा है ना दोनों सम में. HPY का फॉर्मूला, ऑल्दो फॉर्मूला था नहीं. MMY मेरे को लगता है फॉर्मूला कोई बात ही नहीं है, यूनिटरी मेथड है. फिर भी किसी को फॉर्मूला वाइज चाहिए तो HPY इंटू 365 और 12 डिवाइड बाय n. HPY आ गया, अब साल का करना है तो साल में जाना है तो 365 बाय n या फिर 12 बाय n. ठीक है, और EAY का अगर कोई फॉर्मूला बोले तो EAY का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 प्लस HPY टू द पावर 365 और 12 बाय n माइनस 1 ना. हर चीज का बनने को तो फॉर्मूला बन ही सकता है, बट तुमको अपना स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा. व्हाट आर यू मोर कंफर्टेबल विथ. ठीक है, तो वो सम्स करके पता चलता नहीं यार मेरे तो डायरेक्ट हो जाते, तो फॉर्मूला का दरकार नहीं है. दे डोंट वांट फॉर्मूलाज इन द एग्जाम, यू कैन डायरेक्टली डू द सम. ठीक है, तो आप कॉपी कर सकते हो इन केस यू वांट टू कॉपी MMY का, कि MMY इज HPY इंटू 365 और 12 बाय n. और जो EAY है दैट इज 1 प्लस HPY, बट यहां पे 1 प्लस HPY में HPY डेसिमल में है, 12% है तो 1.12 है ना. 1 प्लस HPY टू द पावर 365 और 12 बाय n माइनस 1. हम लोग इसी के हेल्प से किए हैं. ठीक है, क्लियर है? होप यू हैव कॉपीड. ठीक है, एक एन्युटी के चक्कर में, एन्युटी का तो मैंने पॉइंट शायद लिखाया नहीं, कहीं लिखाया था? आई डोंट थिंक मैंने एक भी पॉइंट एन्युटी का लिखाया आप लोग को, नहीं ना? बिकॉज एन्युटी आप लोग नेचुरली समझ गए थे, PVAF यूज करना है. पर एन्युटी में केवल एक चीज बताना है, अगर सपोज अपना जो से अपने लीज पे मशीन लिए, लीज, और जो लीज रेंटल्स है
वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से पे करना है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी यू हैव टू पे रेंटल्स ऑफ 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, 0 से 4, क्या बोला, 0 से 4 माने 5 बार पे करना है 5 साल, बट 5 हर साल के बिगिनिंग में, तो फर्स्ट ईयर का 0 पे कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का 1 पे कर रहा है, दैट वे। तो उस केस में जब एन्युटी का पीवी निकालेंगे तो जो 0 पे खड़ा है वो तो आज अलग हो गया, उसका पीवी थोड़ी निकालना है, फर्स्ट वाला तो आज ही खड़ा है, और बाकी में व्हाट, पीवीएएफ, बाकी में पीवीएएफ, ठीक है। तो एक बार इसका लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, 10 पॉइंट्स कंप्लीट भी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, टाइप्स ऑफ एन्युटी। पॉइंट नंबर 10, टाइप्स ऑफ एन्युटी, टाइप्स ऑफ एन्युटी, उससे 2 एरो निकाल दिए। लेफ्ट साइड में रेगुलर, रेगुलर एन्युटी, और राइट साइड में एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू। रेगुलर एन्युटी के नीचे लिख दें एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, और एन्युटी ड्यू का मतलब होता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। रेगुलर एन्युटी एंड ऑफ ईच पीरियड है, और एन्युटी ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड है, ठीक है। तो इसमें तो यहां नीचे में रेगुलर एन्युटी के नीचे पीवी इज इक्वल टू, रेगुलर एन्युटी के नीचे पीवी इज इक्वल टू ए इंटू पीवीएएफ, एन्युटी इंटू एन्युटी फैक्टर नॉर्मल, पर बिगिनिंग एन्युटी के नीचे लिख लें पीवी इक्वल टू ए प्लस ए इंटू पीवीएएफ ब्रैकेट आर कॉमा एन माइनस 1, समझ गए होगे। अगर 5 तो एन्युटी है बिगिनिंग वाला, तो शुरू वाला फर्स्ट वाला तो आज ही खड़ा है, उसका पीवी क्या निकाले, वो तो 10,000 ही है, और बाकी 10,000 5 तो लेंगे 4 बार, 4 बार, कॉमन सेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है लोगों को। बट आई फेल्ट जब सब लिखा रहे हैं तो अगर डिस्कस कर लें, 10,000 अगर हर साल के एंड में है तब तो 10,000 इंटू एन्युटी फैक्टर, पर 10,000 अगर हर साल के बिगिनिंग में है तो पहला 10,000 अलग हो गया, और बाकी कितना 10,000 बचा, 4, तो 10,000 प्लस 10,000 इंटू 4 साल का एन्युटी फैक्टर, ठीक है। यू आर गेटिंग द कम्युनिकेशन ना, एकदम सिंपल चीज है, छोड़ भी सकते थे इसको, बट कहीं काम आ जाएगा तो क्लिक हो जाए, ठीक है ना। एक बार इसका जस्ट 1 लाइनर एग्जांपल लिख लो नीचे, एग्जांपल, if you take a machine on lease, if you take a machine on lease where you are supposed to pay, where you are supposed to pay lease rental equal to 10 lakhs at the beginning of each year for 5 years, 10 lakhs at the beginning of each year for 5 years. Full stop. What is the PV of the rentals? What is the PV of the rentals? What is the PV of the rentals if, what is the PV of the rentals if discount rate is 13% per annum? PV of the rentals if discount rate is 13% per annum. सॉल्यूशन एक बार रेंटल शो कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, तो रेंटल से अपना 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख और 10 लाख, दैट्स इट। आज से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहला वाला 10 लाख कुछ करना ही नहीं है, लिख दे रहा हूं पीवी
इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू PVAF, क्या रेट था 13,4। एकदम सिंपल है। आज का 10 लाख अलग हो गया और बाकी 4 ठो एन्युटी है। 10 प्लस 10 इंटू एन्युटी फैक्टर 13%, 4। तो 10 प्लस 10 इंटू व्हाट इज द एन्युटी फैक्टर 13 का 4। एन्युटी फैक्टर क्या है 13% 4 का, क्या बोले 2.9744 है। 2.9744 एन्युटी फैक्टर है। तो 10 प्लस 10 इंटू दिस, तो इक्वल टू आंसर आ गया अपना कितना 39.744। तो जो तुम 50 लाख पे कर रहे हो उसका प्रेजेंट वैल्यू करीब 40 लाख है। 10-10 लाख 5 बार 50 लाख हुआ ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू 39.744 लाख से। बहुत ही सिंपल चीज था जो नहीं बताते तो भी जहां आता वहां पे यूज हो जाता। 39.744। Finally, to end the applications of time value of money, do you remember one thing that everybody has done at CA inter level? IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो चलो अपने कैबज तो है नहीं, तो IRR तो काम का है नहीं। हाउएवर जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पे काम आएगा। क्या कि जब भी सपोज उल्टा है सब, हम लोग कोई लोन लिए, लोन कितने का लोन लिए 500 लाख, और उसको चुकाना है क्या, सुन लो 120 लाख फर्स्ट ईयर, 300 लाख सेकेंड ईयर, फिर 200 लाख थर्ड ईयर। स्टोरी खत्म। 500 लाख का लोन लिए, लौटाना है 120 लाख फर्स्ट ईयर, 300 लाख सेकेंड ईयर, 200 लाख थर्ड ईयर। सबको दिख गया होगा कि ब्याज मिला हुआ है, क्योंकि 120 प्लस 300 प्लस 200 कितना चुका दिए 620, तो ब्याज तो दिया ही है। तो ये 500 लाख अपना इनफ्लो है और 120, 300 और 200 क्या है, आउटफ्लो है। तो उस पर छुपा हुआ ब्याज निकालना है, इसके अंदर ही छुपा हुआ ब्याज। उसके लिए अपने को 500 को और इनको इक्वेट करना पड़ता है। कैपबज में उसको IRR बोलते हैं, बिकॉज कैपिटल बजटिंग में 500 आउटफ्लो है और ये तीनों क्या होता है, इनफ्लो। पर बोरिंग में 500 क्या है, इनफ्लो, और ये तीनों क्या है, आउटफ्लो। तो वहां पे रिटर्न है, यहां पे कॉस्ट है, वहां पे रिटर्न है, यहां पे कॉस्ट है। तो वो R निकालने के लिए अपने को सबको एक जगह खड़े होकर बराबर करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट खड़े होने का जगह क्या होता है, आज। तो आज खड़े होते हैं, तो 500 का तो कुछ करना नहीं है, 500 इज व्हाट 500। और फिर जो करते हैं अपने 120 डिवाइड बाय व्हाट 1 प्लस आर, प्लस 300 डिवाइड बाय व्हाट 1 प्लस आर स्क्वायर, प्लस 200 डिवाइड बाय व्हाट 1 प्लस आर क्यूब ना। और इससे अपना आर निकलता है। आर में मेहनत करना पड़ता है, ट्रायल एंड एरर। लेट आर इक्वल टू, नाउ द गुड थिंग इज दैट, सुनिए, गुड थिंग इज दैट कैपिटल बजटिंग इज द ओनली चैप्टर जहां पे ये आर निकालने में बहुत दिक्कत होता है। माने सोचने में लेट आर इक्वल टू अलग अलग तरीका है, जो कि अपने है नहीं, अच्छा है। वरना बाकी जगह जो आर निकालना पड़ेगा ना, बॉन्ड में निकालना पड़ेगा, बॉन्ड, इक्विटी में निकालना पड़ेगा, फॉरेक्स में निकालना पड़ेगा। वहां पे आर निकालने का जो गैस वर्क है कि सर फर्स्ट रेट क्या ले जिससे कि 500 आ जाए, उसका गैस वर्क उस टॉपिक के नॉलेज में मिला हुआ है। मैंने जब फॉरेक्स पढ़ाऊंगा तो उसी के नॉलेज से बोल पाऊंगा। तो यानी कि जितना तकलीफ सीए इंटर में था, आईपीसीसी में आर को गेस करने में, फाइनल में नहीं है वो, बिकॉज अपने कैपबज नहीं है। ठीक है, तो अपने है ही आर निकालने का, पर अपने आर क्लू से मिल जाएगा, फॉरेक्स से, इक्विटी से। तो इसलिए वो टॉपिक का हिंट दे दे रहे कि भाई ध्यान रखिएगा, आपको हिडन रेट इनसाइड कैश फ्लोज ये टॉपिक है। पर ये टॉपिक जब जब आएगा तब तो अपने डिस्कस करें कि सर आर कैसे गेस करें और कैसे निकालेंगे। दिस इज अनअवॉइडेबल। ठीक है, तो लेट्स एंड विद दिस। पॉइंट नंबर 11 लिख लो। पॉइंट नंबर 11, हिडन रेट। पॉइंट नंबर 11, हिडन रेट। हिडन रेट, हिडन रेट के अंदर लिख लो डैश। Whenever you have cash inflows and outflows, whenever you have cash inflows and outflows, whenever you have cash inflows and outflows, comma, the hidden rate can be computed
by the formula outflow equal to inflow. ठीक है, ऐसे दिखा दे रहा हूं, C0 इक्वल टू C1 by 1 plus R plus C2 by 1 plus R the whole square plus dash 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 Cn by 1 plus R power n. ठीक है, this R, next line, this R is known as IRR, is known as IRR in capital budgeting, is known as IRR in capital budgeting. कॉमा, इसका फुल फॉर्म सुना है क्या? YTM का, यील्ड टू मैच्योरिटी. ये भी कुछ हद तक आईपीसीसी में टच रहता है. YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी लिख देना. यील्ड टू मैच्योरिटी ब्रैकेट YTM, yield to maturity bracket YTM, yield to maturity bracket YTM in the bond chapter, in the bond chapter, comma, expected return in the equity chapter, expected return in the equity chapter. तो अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम है, पर सबसे तकलीफ होता है इसका कैपबज में, जो कि नहीं है. अच्छा है, तो वी डोंट हैव टू गेस. बाकी जगह जहां पे है वहां पे इजी टू गेस है. ठीक है, तो वो मैंने केवल मेंशन किया है, मैं अपने आप ही वो चीज कराऊंगा. ठीक है, ध्यान रहे. तो अपना एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म हो गया. ठीक है, तो वो जो पावर ये सब का चीज था और फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, वो आपको बढ़िया से कॉपी से देख के कॉन्फिडेंस लाना है, वरना मेरे को रेफर करना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला बताइए एग्जाम्पल वगैरह, बिकॉज you should get it under control. Next class अपने basic concept का second part चालू होगा, application of statistics. ठीक है ना.